दीव यानी देश के पश्चिमी छोर पर अरब सागर के तट पर बसा एक नन्हा सा द्वीप। लेकिन यह नन्हा सा खूबसूरत समुद्र तटीय शहर अपने आप में कितनी विविधता और खूबसूरती समेटे है, इसका अंदाजा यहाँ आए बिना लगाना बहुत मुश्किल है। एक वाक्य में कहें तो सागर किनारे बसी यह जगह खुद गागर में सागर है। इसका इतिहास जितना पुराना है, संस्कृति उतनी ही समृद्ध। इसी दीव में समुद्र के ठीक किनारे है गंगेश्वर महादेव का मंदिर। पांडवों की ओर से स्थापित इस मंदिर में समुद्र ही शिवलिंग का अभिषेक करता है। इस ऐतिहासिक मंदिर के बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं है। गुजरात दौरे का कार्यक्रम बना तो नक्शे पर देखा कि यह जगह सोमनाथ से कोई 1.5 घंटे की दूरी पर ही है। बस फिर क्या था, इसके लिए एक दिन और निकाल लिया। सोमनाथ मंदिर में दर्शन पूजन और उसके बाद मंदिर से लगे जिस अतिथि गृह में ठहरे थे वहां नाश्ता करने के बाद सुबह कोई 10 बजे हम दीव के लिए निकले और ऊना होकर कोई 11:15 बजे हम दीव के प्रवेश द्वार पर खड़े थे। जी हाँ, देश के बाकी हिस्सों से इस द्वीप को जोड़ने वाली सड़क पर एक प्रवेश द्वार है। वहां बाहरी गाड़ियों और पर्यटकों को टैक्स चुकाकर ही दीव में जाना होता है। गेट से भीतर घुसते ही लगता है हम किसी केंद्र शासित प्रदेश नहीं बल्कि किसी दूसरे देश में पहुंच गए हों। सड़कों के किनारे बने छोटे छोटे सुंदर मकान, सड़क के साथ चलती नदी और उसमें मछुआरों की सैकड़ों नावें बेहद सम्मोहक नजारा पेश कर रही थी। यह शहर गुजरात के काठियावाड़ तटीय क्षेत्र के पास मुख्य भूमि से थोड़ा हटकर है। इसका उत्तरी हिस्सा गुजरात के जूनागढ़ और अमरेली जिलों से सटा है, जबकि बाकी 3 तरफ समुद्र पसरा है। यह द्वीप 2 पुलों के जरिए मुख्य भूमि से जुड़ा है। माना जाता है कि पौराणिक काल में यहाँ जालंधर नामक दैत्य का राज था, जिसका अंत भगवान विष्णु ने किया था। वनवास के दौरान पांडव भी यहाँ कुछ दिन रुके थे। द्वारका नगरी बसाए जाने के बाद यह क्षेत्र भगवान कृष्ण के प्रभाव में भी रहा। ईसा से 322 से 320 वर्ष पूर्व तक यह मौर्य वंश के आधिपत्य में था। बाद में यहाँ गुप्त और चालुक्य राजाओं का प्रभाव रहा। दीव ने कई बाहरी आक्रमण भी झेले हैं। 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली व्यापार के लिए यहाँ आए थे, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे दीव को अपना उपनिवेश बना लिया। दीव वर्ष 1535 से 1961 तक पुर्तगालियों के कब्जे में रहा। वर्ष 1961 में भारत सरकार के ऑपरेशन विजय के तहत गोवा और दमन के साथ यह द्वीप भी भारत का हिस्सा बन गया। लगभग 425 वर्षों तक पुर्तगालियों के कब्जे में रहने की वजह से दीव के भवनों, किलों, भाषा, संस्कृति और जीवन शैली पर पुर्तगाली सभ्यता का प्रभाव साफ देखने को मिलता है। यहाँ गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी और पुर्तगाली भाषाएं बोली और समझी जाती हैं। स्थानीय लोगों को शायद फूलों से बेहद लगाव है। शहर में बने छोटे बड़े हर मकान में फूलों के पौधे देखने को मिलते हैं। एक लंबा सा ब्रिज पार कर हम शहर में घुसे। हमें जिस रसल बीच रिसोर्ट में रहना था वह नागोआ बीच पर था, दीव एयरपोर्ट के ठीक सामने। होटल के कमरे की बालकनी से सामने हवाई पट्टी भी साफ नजर आ रही थी। यह जगह मुख्य शहर से कोई 10 किलोमीटर दूर है, लेकिन यह कहने में कोई दुविधा नहीं है कि दीव में ठहरने के लिए नागोआ बीच से सुंदर कोई दूसरी जगह नहीं हो सकती। इसका एहसास हमें शाम के समय हुआ जब शहर के चक्कर लगाने के बाद हम बीच पर आए।
विदेशों की तर्ज पर वाटर स्पोर्ट्स, वाटर स्की, बोट राइडिंग और वाटर बाइक से लेकर सब कुछ तो यहाँ मौजूद था। लगा कि लोग बेकार मोटी रकम खर्च कर इन चीज़ों का लुत्फ उठाने के लिए विदेशों का रुख करते हैं। इस अर्धचंद्राकार बीच पर खाने पीने के कई रेस्तरां भी हैं। अगर खेलों में आपकी दिलचस्पी नहीं है तो आप किनारे बैठकर चाय की चुस्की के साथ दूसरों को ऐसा करते देख सकते हैं। दीव में सौराष्ट्र की जीवन शैली की भी झलक देखने को मिलती है। दरअसल पुर्तगालियों के कब्जे से पहले यह द्वीप गुजरात का हिस्सा था। साफ सुथरी सड़कों वाले छोटे से दीव कस्बे में घूमने की जगह ज़्यादा नहीं है, लेकिन यही बात इसे बाकी पर्यटन स्थलों से अलग करती है। सैलानी यहाँ बिना थके प्रकृति का लुत्फ उठा सकते हैं। दीव किला यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है, इसलिए हमारा भी पड़ाव वही था। अक्टूबर का महीना होने के बावजूद सिर पर सूरज आग उगल रहा था। लगभग 5.7 हेक्टेयर में बना यह किला समुद्र के भीतर समाता हुआ लगता है। किले के बीच में पुर्तगाली योद्धा डाम नूनो डी कुन्हा की कांसे की मूर्ति भी बनी हुई है। यह किला 3 दिशाओं में समुद्र से घिरा है और चौथी दिशा में एक छोटी सी नहर इसकी सुरक्षा करती है। इस किले का निर्माण गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने पुर्तगालियों से संधि के तहत मुगल आक्रमण से बचाव के लिए 16वीं शताब्दी में कराया था। उस दौर में किले की प्राचीर पर तैनात की गई कई तोपें आज भी देखी जा सकती हैं। हालांकि वक्त के थपेड़ों से धीरे धीरे उनकी रंगत फीकी पड़ती जा रही है। किले से कुछ ही दूर पर एक जेटी है, वहां से नाव में बैठकर खाड़ी की सैर की जा सकती है। शाम के समय दीव में बिजली की झिलमिलाती रोशनी में इस जेटी से शहर को निहारने का मजा ही अलग है। किले से निकलने के बाद हमारा अगला पड़ाव था सेंट पॉल चर्च। वर्ष 1610 में बनी इस चर्च की इमारत आज भी भव्य है। यहाँ से कुछ दूर पुराने सेंट थॉमस चर्च को अब संग्रहालय बना दिया गया है। दोपहर के खाने के बाद समुद्र के किनारे वाली सड़क पर चलते हुए हम सबसे पहले जालंधर बीच पहुँचे। इसके नज़दीक एक पहाड़ी पर जालंधर मंदिर और देवी चंद्रिका मंदिर है। जालंधर नामक दैत्य ने अंतिम समय में भगवान से यही क्षमा प्रार्थना की थी। आगे बढ़ने पर नजर आता है बेहद शांत चक्र तीर्थ बीच, जहां लहरों के शोर के अलावा कोई दूसरी आवाज कानों तक नहीं पहुंचती। इस तट की शांति अनायास ही कदमों को बांध देती है। पौराणिक मान्यता के मुताबिक जालंधर का अंत करने के लिए भगवान विष्णु ने यहीं से चक्र चलाया था, इसलिए इसका नाम चक्र तीर्थ पड़ा। दीव के फुदम गांव में समुद्र के किनारे एक झुकी हुई चट्टान के नीचे छोटी सी गुफा है। मान्यता है कि वनवास के दौरान भटकते हुए पांडव यहाँ भी कुछ देर ठहरे थे। उन्होंने इस गुफा के भीतर 5 शिवलिंग स्थापित किए थे जो आज भी मौजूद हैं। यह गंगेश्वर महादेव मंदिर के नाम से मशहूर है। समुद्र का जलस्तर बढ़ने पर यह शिवलिंग अक्सर जलमग्न हो जाते हैं। यह नज़ारा हमने भी देखा। लगा मानो समुद्र श्रद्धापूर्वक भगवान शिव का अभिषेक कर रहा हो। यह मंदिर स्थानीय लोगों की आस्था का केंद्र है। सोमवार का दिन होने की वजह से वहां पूजा अर्चना करने वालों की भी भीड़ थी। नागोवा बीच तक का रास्ता नारियल जैसे दिखने वाले पेड़ों से घिरा है। इसे पाम होका ट्री कहते हैं। नागोवा बीच की गिनती भारत के सुंदरतम समुद्र तटों में की जाती है। घोड़े की नाल के आकार के इस बीच पर बिखरी सुनहरी रेत इसके सौंदर्य में 4 चांद लगाती है। यही कारण है कि शाम के समय काफ़ी रौनक होती है। यहाँ कई अच्छे होटल और रिसोर्ट भी हैं। समुद्र में नहाने के लिहाज से भी यह जगह काफ़ी सुरक्षित है। दीव घूमने के लिए दीव फेस्टिवल का मौका सबसे बेहतर होता है। उस मौके पर देश विदेश से भारी तादाद में सैलानी यहाँ पहुँचते हैं। महोत्सव के दौरान दीव की बहुजातीय संस्कृति की झांकी भी देखने को मिलती है। सबसे बड़ी बात यह है कि दीव की खूबसूरती अनछुई सी लगती है। यही चीज उसे दूसरे समुद्री पर्यटन केंद्रों से अलग और आकर्षक बनाती है। अगले दिन भोर के उजाले में सूरज की पहली किरण के साथ दीव को अलविदा कहने का नज़ारा भी बेहद आकर्षक था। सूरज दूर तक हमारे साथ चलता रहा, मानो हमें विदा कर रहा हो।